अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम शरीके गुफ्तगू होंगे अजीज़ जां अजीज़ी और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अस्सलाम वालेकुम नायरीन असल में ये जो तारुफ होता है ये तो सिर्फ इसलिए होता है कि यार को पता चल जाए कि ये आज फिर आया हुआ है और इसके दानिश्वर दोस्त भी साथ हैं। आप महसूस करते होंगे कि पिछले चंद दिनों से मेरा जो रंग है वो ऑफ गंदमी हुआ है। उसकी वजह मेरा ख्याल है ये है कि लाहौर में ये जो माल्टा ट्रेन बन रही है ना, जिसको इंग्लिश में ऑरेंज ट्रेन कहते हैं, इसकी वजह से कटा मिट्टी भी बहुत उड़ रहा है, सारे ही ऑफ गंदमी हुए हैं। मैं तो चलो फिर भी चूंकि काफी खूबसूरत आदमी हूँ, इसकी वजह से निकल के थोड़ा सा आ जाता हूँ। जो गौरी जैसे बंदे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं। ओह, डस्ट एलर्जी। डस्ट को बोल दिया, इंग्लिश का फिक्र एक दफा ही बोलता हूँ मैं। ये जो माल्टा ट्रेन होती है ना, ये बनते हुए खट्टी लगती है, मगर जब बन जाए तो फिर मीठी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब वो अंदर जाते ही पहले नमक मिलेगा। हाँ जी हाँ, ये माल्टा ट्रेन को बनते हुए बर्दाश्त कर लेना तो फिर सत्य खैरा है। जाहिर है ये जो खुदाई शुदाई है और ये वो ये तो होनी है, मगर मेरा ख्याल है कि सीएम साहब को चाहिए कि यार जिस तरह रातों को वो निकलते हैं ना अपना चेकिंग करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट, वो यार अपने चक्कर तो यही करें ताकि ये फटाट मुक जाए। ये ना हो के और 4 दिन बाद मेरे और गौरी में फर्क ही ना रहे। मेरी ये बात तुम लिख लो कि ऑरेंज ट्रेन कंप्लीट होगी ना, इसके बाद जिस तरह इनको क्रेज चढ़ा हुआ है ना ट्रांसपोर्ट का, इसके बाद इन्होंने वॉयलेट ट्रेन शुरू कर देनी है, फिर कुछ फिजाई सर्विस लाहौर के ऊपर शुरू कर देनी है, फिर इन्होंने नहर के अंदर कुछ चलाना है, छोड़ना नहीं है इन्होंने लाहौर को, देख लेना। यार पेरिस तो अब इन्होंने लाहौर को बना के ही छोड़ना है। अजीजी तुम तो हो ना दानिश्वर, मान लिया, लेकिन जब पेरिस बन जाएगा लाहौर और मैं और थैला ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? Hey, Mr. Teller! Where are you? Wow, hello, Mr. Goalie. Hey, bro! Wow. You said? Wow, fine. दोनों ने बेचारों ने चूंकि अंग्रेज देखा ही फिल्म में हुआ है, इसलिए एक वायलिन बजा रहा है, दूसरा गाना गा रहा है। पता ही नहीं कि सादा अंग्रेज भी होता है। तुमने तो असल में भी देखा होगा। शाबाश, मेरा तो 2-3 साल अंग्रेज किराएदार रहा हुआ है। हाँ, सुबह से शाम तक नीचे वाले फ्लोर से तड़ा तड़ा अंग्रेजी की आवाज आ रही है। मैं तो ऊपर चलता आहिस्ता आहिस्ता था कि कहीं किसी का स्पेलम ना फंस जाए। वैसे नाम उसका अब्दुल रशीद चिश्ती था, मगर अंग्रेज था, वो बहुत तेज अंग्रेजी बोलता। इसने अंग्रेजी शुरू कर दी थी, मेरा ख्याल पहली खबर पढ़े आज। जी, खबर ये है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से अमीर कतर को 2 भैंसें और गाय का तोहफा चार्टर्ड तैयारी पर भिजवाने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। हाँ, तो दरखास्त दायर होनी चाहिए। क्यों चार्टर्ड तैयारी पे भैंसें भेजी हैं? उधर बेचारे वो पायलट जब जहाज में भैंस बांधने के लिए किला ठोकेंगे तो वो जहाज में मोरी हो जाएगी, जहाज डोल जाएगा बेचारा। जहाज में भेजनी थी और पैदल भेज दे, कैसे भेजते यार कतर तक? भेज देते पैदल। अब शेर अली यंग मैन है, उसको रस्सी पकड़ाते उसने फैसलाबाद से परे निकल जाना था, बस परे निकल जाना था, उसने वापस आके कहना था दौड़ गई, मेरा क्या कसूर? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। साथ चलो 2-3 और भी हीर भेज देते, दौड़ के जाके पकड़ाते पैदल। ये तो बुरी बात है ना। जहाज के अंदर अगर बेचारा पायलट गुजर रहा हो, उसको भैंस पूंछ मार दे, उधर किसी को बताने जगह भी नहीं के देखो यार सारी वर्दी का नाश मार। जब भैंस घंटी में जाके एयरोस्टेस से कह दे कि शटाला लेके आओ, एयरोस्टेस बेचारी कहाँ पे ऊपर शटाला उसको खिलाती फिरे। मैं तो ये उस वक्त का फील कर रहा हूँ कि भैंसें जहाज के अंदर क्या अत चौक रही होंगी। बहुत गलत बात है। जहाज का फर्श भी तिलकना होता है, अगर भैंस तिलक के तो एयरोस्टेस के ऊपर गिर गई तो फिर वो चंगी बड़ी बेचारी अंग्रेजी बोल रही होती है, ऊपर भैंस डिगी तो उसके मुंह से फौरन निकल जाएंगे तेरा बेड़ा तल उतरिए सीधा मेरे से डिग पेंगे, तेन मैं ही नजर आई जाऊं, पायलट मामा लगता तेरा। बिल्कुल अजीज साहब, अगली खबर तो सुन लें। क्या है अगली खबर? जी, चौधरी शुजात ने शर्मीन भट्ट चुनौई को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी
اور کہا کہ آسکر ایوارڈ کی تقریب میں ریسکیو 1122 کا ذکر بھی پرویز الہی کے لیے بڑا اعزاز ہے. یقین کرو جنید صاحب، یہ جب شرمین عبید چنائے نے نام لیا نا یہ 1122 کا، تو میں خوشی سے صوفی کو کہنے لگا دیکھو یہ شریف برادران کے کسی پروجیکٹ کا آج تک آسکر ایوارڈ میں ذکر نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ کسی پروجیکٹ کا، پاکستانی پروجیکٹ کا ذکر ہوا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے پرویز الہی صاحب نے بنایا ہوا، اور وہ بھی شرمین نے کیا ہے. ان کو پھر بھی شرمین نہیں آئی. یہ شرمین عبید چنائے جو ہے یہ اصل میں اس کا پورا نام ہے شرمین عبید چناب دریائے. یہ چنائے جو ہے نا جی یہ اصل میں دریائے چناب کا شارٹ ہے. دریائے کی بجائے چنائے کر لیا، دریائے چناب تھا. تو یہ گجرات کی رہنے والی ہے یہ لڑکی. تو یہ 1122 کا اس نے صرف اس لیے ذکر کیا کہ پاکستان میں صرف ایک ہی پروجیکٹ اس قابل ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکس ہو، اور یہ شریف برادران نے 1122 کو فلاپ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. راستہ ہی نہیں دیتے 1122. یہ انہوں نے سڑکوں کے اوپر نون لیگ کی گاڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں. جب 1122 جا رہی ہوتی ہے تو اس کے آگے نون لیگ کی گاڑی چالو ہو جائے تاکہ وہ ٹائم پہ پہنچے نہ اور وہ فلاپ ہو جائے. مگر ہم نے اللہ کے فضل سے جو ڈرائیور بھرتی کیے ہوئے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ 1122 کی گاڑی اڑا بھی لیتے ہیں. تو مگر وہ کسی دن آک کے اڑانی شروع کریں گے. یہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، انہوں نے لڑکے بھی چھوڑے ہوئے ہیں جو 1122 کی گاڑیوں میں سے ہوا نکال دیتے ہیں. جس طرح کاف لیگ میں سے نہیں ہوا نکل گئی، اس طرح ان کی گاڑیوں میں سے بھی ہوا نکال دیتے ہیں. چودھری صاحب یہ تھیلا دیکھیں 1122 کو فون کر کے کہتا مجھے ڈھونڈ لو. یہ نون لیگ کا تھیلا ہے. یہ جو بھر بھر کے انہوں نے ووٹوں کے نہیں ڈالے جالی، یہ وہ والا تھیلا ہے. اچھا 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 کدھر کی بات کدھر لے گئے. بہت اچھے. یعنی ہم اگر بات ادھر ادھر لے جائیں تو اعتراض کر دیتے ہیں. عمران خان گل نو جدھر مرضی لے جائے انہوں کوئی نہیں پوچھتا. چلیں جی اگلی خبر بڑی مزے کی ہے کہ جی فرانس میں بارش سے خبردار کرنے والی چھتری تیار. اگر آپ اسے گھر یا بس میں بھول جائیں تو چھتری آپ کو فون کر کے خود اطلاع کرے گی. بہت اچھے یار ہے، یہ تو کمال ہے. یعنی بارش کی اطلاع بھی چھتری دے گی، اور اگر گھر بھول آئیں گے تو گھر سے فون بھی کرے گی کہ باجی چھتری بول رہی ہوں. اوتریا میں گھر ہی چھٹ گیا تینوں کا دیاں انگریزیاں چڑی ہیں. اچھا جی جو چھتری بھول گیا اس کے پاس اگر فون بھی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یار انگریز جو ہے وہ فون کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. ہر انگریز کے پاس فون ہوتا ہے تو پھر وہ انگریز بنتا ہے. انگریز تو مکمل ہو جاتا ہے، پاکستانی نہیں مکمل ہوتا موبائل کے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ موسم کا بھی بتائے گی آج بارش ہونی ہے یا نہیں، یا دھوپ نکلے گی یا نہیں. پہلے جب آپ اس کو اٹھائیں گے نا تو ادھر ہی کہہ دے گی کہ رہن دیو آج مینوں آج نہیں بارش ہونی. عزیزی یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، بادل آئے تو میں بتا سکتا ہوں کہ بارش آنے والی ہے. بادل نہیں، کالے بادل آئے. جی جناب، آپ صرف کالے بادلوں کی اطلاع دیں گے، چھتری جو ہے وہ سفید بادلوں کی بھی اطلاع دے. نہیں پھر چھتری زیادہ سیانی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. بھائی جان کرکٹ پہ کچھ تو کہیں نا. یہ بھی نہیں ہوا ٹھیک طرح سے. بھئی یہ بھی نہیں صحیح ہو سکتا، نہ ان سے گیند صحیح ہوتا ہے نہ ان سے شاٹ صحیح لگتی ہے، تو کیسے صحیح؟ ٹھس کپ سے ہی باہر ہو گئے ہیں. بندہ چلو پرچ میں ہی بیٹھا رہتا ہے، کپ سے نکل کے نہیں.
कप से ही बाहर हो गए। और देखो तुम बांग्लादेश ने जीत के तो सीधा वर्ल्ड कप में छाल काट अपना एशिया कप में छाल काट मारी। चलो यार, होप फॉर द बेस्ट, आगे यही है हमारा, अगले से हर बार यही कह देते, हर दफा यही कह देते, कोई बात नहीं, सितारों से आगे जहां और भी। जी जी जी। गौरी साहब आप तो खुश होंगे बांग्लादेश जीत गया। मुझे कौन सी वो मच्छी भेजते हैं? पहली वीडियो देखो, मैच हारने पे आवाम के जज्बात। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम वजीर आजम साहब नवाज शरीफ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दुबई में रहता हूँ, टीवी पे पाकिस्तान खेल रहा है, वाला जज्बात के ऊपर काबू नहीं ला सकता, रख सकता। और मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मैच में लेके चलो। पाकिस्तान के खातिर अगर मैं ये हाथ नहीं काटा ना इन लोगों के ऊपर, अगर मैं छक्के नहीं मारे तो ये आ जाओ, मैं आप लोगों के साथ ये हाथ काट देगा। ना हेलमेट डालेगा और ना ग्लव्स डालेगा। इंशाअल्लाह इन लोगों को मैं सिखाएगा, ये पाकिस्तान का क्रिकेटर जो है इन लोगों को मैं सिखाएगा। वल्लाह कसम खुदा के इन लोगों ने मेरे को रोने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा खेलते हैं कोई, कसम खुदा के बर्बाद किया इन क्रिकेटर्स ने हमको, सब क्रिकेटर्स ने हमको बर्बाद किया। खुदा के लिए एक मर्तबा मौका दो मेरे को, आपके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ वजीर आजम साहब, एक मर्तबा मौका दो मेरे को। अस्सलामु अलैकुम। जी जितना इन्होंने मुतमईन बाद में सलाम किया ना खीर पे भी, वो जो मैंने कहा था ना कि पीछे 38 इंच का टीवी लगाया हुआ, वो ये रहा काट देना। ये बंदा यही बात ही है, हमें दुबई से टिकट लेके इधर न पहुंचे। यार अजीजी, हाँ जी। ये खान जी कह रहे हैं कि एक मौका दे दो, एक मौका। चलो एक मैच तो ये जिता देंगे, तो बाकी कौन जिताएगा? टीम तो हमारी देख ही लिया खान। सवाल बड़ा वैलिड है। मगर यार उनके जज्बात तो देखो ना बेचारे के, रोने वाले हुए हैं। और तुम्हें पता है ये हमारे जो पठान भाई है ये बड़े जज्बाती होते हैं, मुल्क के साथ जितने मोहब्बत करते हैं। उनका तो मेरी गुस्सा चढ़ा हुआ, वो बेचारा बार बार कह रहा मेरा हाथ काट देना। अगर एक मौका मुझे वजीर आजम साहब पास, एक मौका देखो ना जरा जज्बात किधर उनके पहुंचे हुए। 2-3 पठानों ने तो, मैंने एक वीडियो देखी, अपना टीवी पान दिया और टीवी को डंडे ऐसे मार रहे थे वो जैसे टीवी का नाम शाहिद अफरीदी है। ये वीडियो जरा देखना यार। क्या कहने, मेरे ख्याल ये रेडी पे चीजें महंगी है, ये ओए नीचे ओए। फेंक के ढेरी का सौदा करना चाहता है। मेरा ख्याल है इससे किन्नो छिल्ला नहीं गया तो उसको गुस्सा चढ़ गया। तो उसने कहा चौको अपने एडे सख्त किन्ना, बुजुर्ग आदमी है ना। हाय हाय हाय, नजायज तजावियात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। और देखो ना, चलो ठीक है, ये भाई साहब ईमानदार होंगे, अल्लाह करे सही, ये नजायज तजावियात हटा रहे हैं, मगर कानून एक जैसा कर छोड़े यार। इनके बाद को दूजा भाई आएगा, वो रेडियो वालों से 100 रुपया लेके उनको लगाने की इजाजत दे दे, ये फिर रेडियो सड़क पे आ जाएंगी। भाई एक बार मुस्तकिल कानून ऐसा बनाओ कि रेडी निजात तजावियात में आए ही ना। और इसने उधर को जाना, उसने किन्नो फिर साफ करके रेडी पे रख लेने। वो क्या कहते हैं कि डुले किन्नुआ का कुछ नहीं बिगड़िया। सजा देनी है तो रेडी वाले को दो, किन्नुओं का क्या कसूर है? किन्नो दिल करे नीचे गिर के कहीं के चाचा संगी कीता है। वैसे अजीजी, आवाम को भी शऊर होना चाहिए कि रास्ता नहीं रोकना चाहिए। वाह 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 यार, देखो तुम गौरी के मुंह से शऊर कितना अच्छा लगा। अजीजी, तुम शऊर की बात करते हो, मुझे तैतू शऊर का भी पता है, मुझे ला शऊर का भी पता है। अल्लाह खैर करे, तुम किसी बाशऊर डॉक्टर को दिखाओ। एक बड़ी मजेदार वीडियो देखो, कुल्फी नुमा चीज है जो खाने के लिए दे रहा, फिर देखना निकलता क्या है इनके मुंहों से। देखना जरा, ये सिगरेट नहीं पी रहे। ये तो बड़ी धुएंधार कुल्फी है, आ गई होंगी फिल्टर वाली कुल्फी। इस कुल्फी के ऊपर लिखा होगा कुल्फी नोशी सेहत के लिए मज़ेर है।
इतना धुआं, मेरा ख्याल ये कुल्फी बाहर से गर्म है अंदर से ठंडी है। वो देखो तो सही, खवातीन भी कुल्फी नोशी कर रही है। और देखो तो सही, कुल्फी में से धुआं यार। यार ये कुल्फियां खराब हो गई। क्यों जी? यार बस खराब हो जाए तो उसमें धुआं नहीं निकलता। शाबाश यार, बस का तो इंजन बैठ जाए तो उसमें से धुआं निकलता है, कुल्फी का तीला बैठ गया। ये मेरे पास बैठा है, इसमें से धुआं निकल रहा है। ऐसे ये कोई अचंभे वाली बात नहीं कुल्फी में से धुआं निकालना। हमारा गौरी मीठा पान खा के उसमें से धुआं निकाल लेता। ये दानिशवरी है, आम चीज नहीं है। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा, तुम्हारे जहन में ला मोहल्ला अनवर मसूद साहब की एक नज्म आ जाएगी। अच्छा। तू की जाने भोलिए मजे नारकली दिया शाना। अगर कोई गाय वाकई नारकली चली जाए तो फिर ये देखो, ये अनारकली बाजार है, कोई बाजार है यार। वो तेरा पड़ा हो जाए। गाय लड़ पड़ी है आपस में। उफ। अभी आगे देखना जरा, किसी डिजाइन से लड़ाई हुई ना। ये देखो वो कपड़ों की दुकान, ये देखो खवातीन ने दौड़ लगी, वो आगे, वो देखो। वो तेरा पड़ा हो जाए। मेरा ख्याल है इस सीजन की लाउंड देखने आई है। और ये गाय नहीं हो सकती, ये बैल है। गाय होती तो कपड़े की दुकान से इतनी जल्दी बाहर निकल ही नहीं सकती। कम ही कम पौना को घंटा तो बैठती है दुकान। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसियों, खास तौर पर पेट्रोल प्राइसेस में कमी से आम आदमी, गरीब आदमी को किस कदर रिलीफ मिला है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है हमारा फीका। अस्सलाम वालेकुम। तो गरीब आदमी को फिर बुलाना था। अगर गरीब आदमी की बात करनी है तो मैं गरीब आदमी हूँ। तुम गरीब नहीं हो? एवं गरीब। अम्मा कहती है कि अल्लाह पाक का शुक्र है हम रोटी खा के सोते हैं। अम्मा कहती थी पुत्र गरीब बेचारे त्यो ने जिनको रोटी भी नहीं मिलती। ये तो माँ जी की कनात पसंदी है ना। नहीं कनात तो मैं नहीं, मेरी अम्मी रोटी खाती, मेरी अम्मी गाड़ी खाती है। किधर की बात किधर ले गए हो? मुझे ये बताओ कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, तुम लोगों को कोई रिलीफ मिला है? वो क्यों जाए? पेट्रोल पुआओ ते नाल रिलीफ मिल जाए। गौरी साहब आप समझाए रिलीफ क्या होता है? वही गोड़ी की आया। तुम कैसे जानते हो इनको? ये तो गौड़ी साहब हमारी फैक्ट्री, मलक साहब की फैक्ट्री में वो फोर्डमैन लगे थे एक दफा। हाँ, फिर महीने बाद ही छड़ के नस गए सन। क्यों? इन्होंने दसिया ना मेरा नाम गौड़ी है तो साड़ी लेबल इन्हों कड़ोड़ी कहती। फिर इनको गुस्सा चढ़ गया, इन्हें फिर एक मजदूर नु डेंच मार दिता सी। लड़ाई हो पई सी, फिर ये छोड़ के चले गए थे। तो क्यों नहीं मुझे गौरी कहते थे? वो क्यों कड़ोड़ी कहते थे? उनको जो नजर आता था वो कह देते थे। क्यों नहीं उनको नजर आता गौरी? सारी दुनिया कहती गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यारे आके यहाँ। अब वो गौड़ी तेरा गांव नहीं, गोड़ी तेरा गांव। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋੜੀ ਪਾ ਲਈ। रिलीफ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋੜੀ ਦਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? यार उस पे भी बना हुआ है, बस भाई बस से ज्यादा बात नहीं, रिलीफ साहब। रिलीफ साहब नहीं हो पाई, चीफ साहब है। गौड़ी दी रेडी है, गौड़ी दी रेडी है। गौड़ी जब फैक्ट्री से निकल गया थी ना, तो गौड़ी ने इस तरह की रेडी बना के तो दुकानों पे खाना पहुंचाना शुरू किया। फिर इसका वो काम भी बंद हो गया। क्यों? रस्ते च भी रोटी खा लेंदा फड़िया गया सी। पोला नहीं खद्दड़ वाला, जेड़ा खद्दड़ बेचदा है कपड़े की दुकान, उसकी बेगम ने उसको कोफ्ते बना के भेजे ना, 4 कोफ्ते डाल के डब्बे में
बंद करके रस्ते च 2 कोफ्ते खा गया ओदी बेगम ने लंबड़ बनाने वास्ते अपने खावंद नु फोन करके क्या मैंने 4 कोफ्ते डाले जदों ने डब्बा खोलिया विच 2 सन उन्होंने घोड़ी नु दुकान ते ही बन लिया ने कहा साडे 2 कोफ्ते खा गया है बाकी 2 रह गए कहंदे नहीं इना दुआ नहीं ओ 2 खा गए अच्छा यार गौरी को छोड़ो, तुम्हें जिस मकसद के लिए बुलाया उस तरफ आओ। ये जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ा है? क्यों हो गया यार ये जो पेट्रोल सस्ता हो गया है। क्या सस्ता हो गया पेट्रोल पेट्रोल क्या होता पेट्रोल यार, चलो एडा ही सस्ता हो गया कि पेट्रोल तो पेट्रोल हो गया जो पेट्रोल कहते हैं ना उनके लिए इसकी प्राइसेस बेटर ही नहीं करती, कम हो या ज्यादा। सस्ता हो गया वाह जी वाह, मुबारक हो वे गौड़ी साहब, पेट्रोल सस्ता हो गया तो इसे किस बात की मुबारक दे रहे हो? ये पेट्रोल से चलता है। ये पेट्रोल से नहीं चलता, ये पेट्रोल चलाता है। कैसे? इसका अब रोटी वाला काम बंद हो गया हुआ है ना, अब ये मेलों में जाके ना पेट्रोल की फूंक मार के आग लगाता है। हाँ जी, मैं पेट्रोल की फूंक मार के आग लगाता था। पहले मुझे वो फूंक 15 रुपए में पड़ती थी, अब 10 रुपए में पड़ती है। इसका मतलब है गरीब आदमी को फायदा हुआ है। चलो गोड़ी नु इना फायदा होया होवे, गरीब नु ते कोई नहीं होया। सारे कहते हैं पेट्रोल घट गया है, अब महंगाई घट हो जाएगी, तो क्योंकि कीमत भी बढ़ गई है तो चीनी भी महंगी, तो गरीब बंदे ने ते रोटी खानी है तो महंगी हो जा रही। अच्छा यार ट्रांसपोर्ट किरायों में तो कमी हुई होगी ना? वो भी कदों हुई है। पहले मैं जाता था ना फैक्ट्री, बैठ के बात करो। पहले मैं फैक्ट्री जाता था ना चिंची पे, तो 3 रुपये लगते हैं ना उधर तक के, तो मुझे अम्मा 20 रुपए देती है ना किराया, तो मैं 20 रुपए तक जाके उतर के फिर आगे 10 रुपए का पैदल चला जाता हूँ। यार जो तू 10 का पैदल जा रहा होना है, मैंने भी बिठा लिया करना। चलो नाले पैदल जाओ नाले हाथ सेको। तो अब भी 20 रुपये दे के गया हूँ, मैं क्या भागे लेके जाओ, आगे पेट्रोल सस्ता हो गया। कहता उतरने के उल्टावा चिंची बेचे कबड्डी माई बैठी हुई थी, उसने उसे बड़ी बाजू मांगी, कह दिया उतरे आओ साइन पीछे में नुका दिली उल्टा। ये तो ट्रांसपोर्टर्स का कसूर है ना, कहने ये तो ट्रांसपोर्टर्स किराए नहीं ना कम कर रहे, उनका कसूर हुआ। तो वो कहते ने कि गवर्नमेंट पहले अपनी मेट्रो दे ते किराए कटाए, असी क्यों अपना कटाइए, जाओ मेट्रो ते टुट जाओ फिर जेडी गवर्नमेंट जी है। तो मेट्रो पे मैं जाने के लिए जाता हूँ ना, तो मुझे उधर से टिकट नहीं निकालनी आती। देखो बाबू जी ऐसा ही गल्ला सारी खाजे साद रफीक वाली गल्ला ने। खाजा साद रफीक रेलवे का है। लो जी बाबू जी ये साइंस भी कोई नहीं जे, ये ते तती तती चाह सुटो होने सही हो जाएगा जी। कड़ोड़ी यार गौरी नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैत एक अजीब से टॉपिक में मैं तुमसे जरा थोड़ी सी अपना हेल्प लेना चाहता हूँ। रहनुमाई लेना चाहता हूँ, हेल्प लेना चाहता हूँ, क्या मतलब? नहीं रहनुमाई किस बात की, तुम हंसबे हाल के कायदे तुम रहनुमाई लेना चाहता हूँ, गाइडेंस लेना चाहता हूँ। रहनुमाई लेना चाहता हूँ, हेल्प होती है। एक दानिश्वर किसी वक्त किसी टॉपिक पे फंस जाता है, ऐसी कौन सी बात? हाँ नहीं बंदा भी फंस जाता है, तुम्हारा स्कूटर भी फंस जाता है कभी। अब तो किसी वक्त गेयर की तार उसकी अड़ती है, मगर मैं तो बगैर गेयर का दानिश्वर हुआ। हाँ मैं तो अल्लाह के फजल से स्पीड ही दानिश में दौड़ता हूँ। यार पाजनाद हुआ ये कि मेरे घर में एक लतीफ साहब रहते हैं हमारे मोहल्ले में, तो मेरे घर के पास ही
ان کا لڑکا جو ہے نا جی وہ بہت ہی آوارہ آدمی. آوارہ سے مراد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے میچوں پہ پیسے بھی تڑا تڑ لگاتا ہے, اور سنا ہے میں نے مبینہ طور پر, میں پھر نہ مجھے پکڑ لیں, مبینہ طور پر میں نے سنا ہے کہ منشیات کا استعمال بھی کرتا ہے, نشہ پانی بھی کرتا ہے. تو مجھے کسی نے نا جی میرے جہاں پہ میں فیکٹری میں جاب نہیں تھا کرتا, ادھر ایک ہمدانی صاحب تھے, ہمدانی صاحب نے مجھے کہا کہ یار تمہارے ادھر لطیف صاحب رہتے ہیں, ان کا لڑکا جو ہے اس کا کوئی رشتہ آ رہا ہے بیٹی میری کے لیے, تو یہ پتہ تو کر دو وہ لڑکے کا کیسا ہے. میں نے ہمدانی صاحب اب میرے بڑے پیارے دوست ہیں, تو ہمدانی صاحب نے میرا پوچھا تھا, لڑکے کا پوچھا تھا, تیرا کس لیے پوچھنا تھا, انہوں نے مساج کرانا تھا. 5 سٹار ہوٹلوں میں اس طرح کے مالشی ہوتے ہیں, اور رشتے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے کرو یار تو میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا, میں نے کہا جی وہ لڑکا جو ہے وہ اس طرح کا پایا گیا ہے, وہ جوا شوا بھی کھیلتا ہے, اور یہ وہ اچھے عادات نہیں اس کی, صاف جو ہے وہ کہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے رشتہ ان سے انکار یہ کہہ کے کر دیا جی کہ جی نے بتایا آپ کا لڑکا ٹھیک ہے. دیکھو نا ذرا, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمدانی صاحب نے غلط کیا. جی پرسوں میں لطیف صاحب کی گلی سے گزر رہا تھا, وہ جن کے لڑکے کے بارے میں پوچھا تھا ہمدانی صاحب, لطیف صاحب کا وڈا منڈا باہر کھڑا تھا, اور وہ ماشاءاللہ جو وڈا منڈا ہے نا ان کا, وہ خاصا وڈا ہے, باقاعدہ اس کا ڈنڈ تگڑا تگڑا. مجھے اس نے کھڑا کر کے پہلے کہا کہ ہم بہت دیر کے بعد یہ صاحب نظر آئے ہیں, اور آپ کے پروگرام تو دیکھتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو فین بھی ہے آپ. جب میں بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنے فین ہیں تو میں کیوں ان کے بارے میں کہہ بیٹھا ہوں. پھر میں اپنے آپ سے لڑ رہا تھا اندرو اندری کے بات تو سچ کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں آئیں کچھ کھا پی لیں. ٹائم تھا کوئی میرا خیال ہے کوئی 4:15 بجے کا شام کے. شامی کباب نہیں جس وقت بنے ہوتے گھروں میں, تو میں نے کہا چلو بیٹھ جاتی ہیں, شاید ان کی طرف بھی شامی کباب بنے ہو. لجی ڈرائنگ روم میں اس نے مجھے بٹھا کے نا تو اندر کی طرف منہ کر کے کہا گیا یہ آ گیا جی بھائی. بس عزیزی آ گیا کہ نلکا آ گیا, بالٹیے بھر لو, عزیزی آ گیا آٹوگراف لے لو. بس یہی ہوا ہے, ایسے ہی کہ جیسے نلکا آ گیا نہیں ہوتا, سارے بالٹیاں لے کے آ جاتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا, کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا. وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لطیف صاحب نے کہا کہ پتر 1 منٹ ٹھہر جو میں خود ہی بات کرتا. وہ جس لڑکے کے متعلق میں نے بتایا تھا نا منشیات کا استعمال کرتے ہیں, وہ مجھے باقاعدہ شفقت چیمہ لگ رہا ہے. مجھے اس کی صحت بڑی تگڑی لگنی شروع ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو منشیات والا ہے. کبھی غور کرو اس حوالے سے ہم بہت زیادہ دوغلے اور منافقانہ رویے کا شکار نہیں ہیں. یہ شادی بیاہ کے مسئلے پہ کسی کی جانچ پڑتال کروانا, یہ ہم بالکل بہت زیادہ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم جب شادی بیاہ طے کرتے ہیں, رشتہ طے کرتے ہیں, تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کے خاندان کے بارے میں اس کی 7 نسلوں کی پڑتال کر لیں, لیکن ہمارے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی نہ پوچھے. یہ اس کو یار تو تم یقین کرو, ادھر اگر مجھے ایک دم غصہ نہ چڑھتا تو مجھے انہوں نے بڑا مارنا تھا پکڑ کے. میں نے غصہ مجھے چڑھا, میں نے فوراً معافی مانگ لی. یہ سب سے بڑی عقل مندی کی کہ آپ نے غصے میں معافی مانگی. ویسے یار بھاجنا ہے تو اس طرح اگر کوئی پوچھتا ہے تو بندہ کیا کرے. معاملہ تو واقعی بہت پیچیدہ ہے. ہاں جی ہاں جی, اگر کوئی پوچھتا ہے ہمارے بارے میں تو برا لگنا بھی فطری بات ہے, لیکن جب ہم کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کی خواہش بھی فطری ہے. تمہارے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں. اس وقت ہی پوچھ لیتے تو پروفیسر صاحب تمہیں پکڑ کے شادی سے پہلے ہی بہت پھینٹے. یہ قصہ میں پھر کبھی سناؤں گا پورا. اچھا, پوری دنیا میں تم دیکھو کہ اب یہ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ بہت تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے. یہ جو میٹریمونیل سپائنگ ہے, شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جاسوسی کروانا یا پتہ کروانا, یہ اب پاکستان, پہلے انڈیا, اور میرا خیال اس کا پائنیئر بھی انڈیا تھا. جو سب سے پہلی میٹریمونیل سپائنگ ایجنسی تھی وہ غالباً 2001 میں ہندوستان میں بنی تھی. اچھا, اور اس کے میرا خیال 2 سال بعد, زیادہ لیٹسٹ, ہاں لیٹسٹ ہی ہے, زیادہ دیر نہیں ہوئی اسے. اس کے بعد تم حیرت انگیز طور پہ اس بات کو فیل کرو کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ برطانیہ گیا.
क्योंकि बहुत सारी लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम है, और बरतानवी फैमिलीज जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ अपने यानी रूट्स के साथ जुड़े रहने के लिए यहाँ पे शादियाँ करते हैं। तो उनकी ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे जिस फैमिली में शादी कर रहे हैं इनके बारे में पता करवाया जाए, और यहाँ वालों की ख्वाहिश होती है कि अगर ख्वातीन की या जो भी हैं वो अपने मंगेतर जो वहां पे हैं उनके बारे में पता करवाया जाए। दूरी होने की वजह से फिर महल्लेदारों से पूछ नहीं हो सकते, तो फिर ये एजेंसी का सहारा ले लेते। पाकिस्तान में इस वक्त जो रजिस्टर्ड मैट्रिमोनियल स्पाइंग एजेंसीज हैं उनकी तादाद 12 से तजावज कर गई है, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में। और वो लोग मेरा ख्याल है कि 30-40 हज़ार रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। 5 लाख रुपया अगले को दे दे, बाद में से मुंडा गौरी जैसा निकला उनका तो 5 लाख डूब गया ना बेचारा। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे ज्यादा दिलचस्प फैक्ट है वो ये है कि हिंदुस्तान में जो स्पाइंग एजेंसीज हैं वो ज्यादातर पता करती हैं शादी से पहले का मामला। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो 70% मामलात में शादी के बाद खवातीन अपने शौहरों की स्पाइंग करवाती हैं। तुम्हारे पर जाई कई दफा मैं जाता हूँ ना घर, तो मुझे बता देती है कि शो तो तुम्हारा इतने बजे खत्म हुआ है, तो तुम इतने बजे। ये एजेंसी से पूछता है। वो एजेंसी मैं हूँ जो बगैर फीस के भाभी के लिए काम करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगली दफा अब मुझे पर जाई पूछे फिर मैं तुम्हें बताऊँ। मैं तो नाक की सीध में सीधा घर जाता हूँ, सीधा। तुम अपना नाक रास्ते में अपने मुताबिक मोड़ भी ले। मोम की नाक वाले। सर जी, थैले का बड़ा मसला बन गया था। शादी से पहले इसका पान का खोखा था। शादी से पहले खोखा था, तो शादी के बाद कौन सा इसने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज ले ली? तो जनाब जब ये खोखे के अंदर खड़ा होता था, इसने नीचे 2 डाले रखे होते थे, ऊपर खड़ा हो गया। वो लड़की का बाप आया, उसने देखा, उसने कहा गुड, लड़का तो अच्छा है। वो बात कर गया। जब ये बारात लेके गया तो ये इतना था। लड़की का बाप गुस्से में आ गया कि यार वो लड़का किधर है, वो तो मतलब बड़ा जवान था, वो लड़का किधर है। उन्होंने फिर कहा, इसके घर वालों ने कहा कि लड़का वही है, इसके ऊपर जरा घर का बोझ है, ये दब गया। गौरी का बड़ा रटा पड़ गया था। गौरी के ससुराल वाले ने तस्वीर मांगी, गौरी ने अपनी रंगीन तस्वीर भेजी। उन्होंने फिर भी बेचारों ने तस्वीर वापस भेज दी। उन्होंने कहा जी तस्वीर तो आके भेजी। फिर इसके घर वाले ने वापस भेजी तस्वीर। उन्होंने कहा कि दाग ही अच्छे होते। काजिम मियां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। हमारे वतन अजीज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी पसूड़ी पड़ी हुई है। नायरीन, अपनी पसूड़ी को इंग्लिश में सेल्फिशनेस कहते हैं। वो लोग जो हैं उनको सिर्फ अपने थबंटू कमाने की फिक्र है। उनको ना वतन की इज्जत का ख्याल और ना हम वतनों की। उनका नजारा पेश कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। नायरीन, वैसे बाय द वे मैं ऐनक के बगैर भी गौर से गाता हूँ। करो देश मेरे का नजारा, करो देश मेरे का नजारा, लगी है यहाँ मौजे इनकी। कैसा प्यारा है ये मुल्क हमारा, कैसा प्यारा है ये मुल्क हमारा, लगी है यहाँ मौजे इनकी। लुट खाए से हर बंदा ही, फिर भी है सारे बोले से मंदा ही। जिसका जितना बिदा लग गया उन्हें नु लुटिया ते नाले ठगया। कोई इसकी कदर न जाने, कोई इसकी कदर न जाने, सब अपने करन से आने लगी है यहाँ मौजे इनकी। वेले बैठ
साथ बैठे हैं, कम के ये चोर दिन रात बैठे हैं, कर डिस्कस दुनिया सारी, कर डिस्कस दुनिया सारी, ओबामा या जरदारी लगी है यहाँ। मेरी तहजीबों के अमीन ये नहीं, मेरे इकबाल के शहीन ये नहीं, फेसबुक पे नाती सुई अड़ती, नाम लो पढ़ाई का तो मौत पड़ती, ये लटकी पेंटों वाले, ये लटकी पेंटों वाले, मोबाइलों के मत वाले लगी है यहाँ। सरकारी नौकरी का यही तो मजा, काम न करण दिए लैन तनहा, काम जे करण ते लैन रिश्वत, वरना लवान फिर मार देन मत, हर बार इतराज लगा के, हर बार इतराज लगा के, पायल सायल को लुटा के लगी है यहाँ। को लगा के सेल में बेचते हैं 200 की यहाँ पे सेल में, एक्सपायर चीज सारा साल बेच ले, नया कह के पुराना माल बेच ले, आज खुद ही रेट बढ़ा के, आज खुद ही रेट बढ़ा के, कीमत का टैग लगा के लगी है यहाँ। चार दे मोटे चावलों की देग मत्थे मारते, कपड़े में कान थी जो पल्ले पाना था, खरीदे अब फ्रूट सारा विचों काना था, यहाँ बोते हैं फराडियों के टोले, यहाँ बोते हैं फराडियों के टोले, हर चीज